नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, टुंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं एमए फाइनल के विद्यार्थियों को पेपर 8 के मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों में भीमसेन के नुस्खा ए दिलकुशा पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो सबसे पहले हमें उसके प्रारंभिक जीवन पर एक नज़र दौड़ानी होगी, फिर उसके बाद विभिन्न पदों पर उसकी नियुक्ति कैसे रही, नुस्खा ए दिलकुशा में कौन से विषय उसने छुए हैं और उस ग्रंथ का क्या ऐतिहासिक महत्व रहा है और ग्रंथ में किस भाषा को उसने प्रयोग किया है, और इस ग्रंथ का अंत में मूल्यांकन हम करेंगे। तो प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो पता लगता है कि जिन हिंदुओं ने फारसी भाषा में औरंगजेब के राज्यकाल का इतिहास लिखा है उनमें एक भीमसेन भी है। इसका जन्म 1649 ईस्वी में हुआ था। वह बुरहानपुर का निवासी और कायस्थ परिवार का था। उसके पिता का नाम रघुनाथ दास था, जो मुगल सेना के तोपखाने में मुशरिफ के पद पर कार्य करता था। भीमसेन का एक चाचा भगवान दास 1657 ईस्वी में दक्षिण में दीवान नियुक्त हुआ था और वह औरंगजेब के साथ दक्षिण से उत्तराधिकार के युद्ध में दिल्ली आया था। 1657 ईस्वी में भीमसेन अपने पिता के पास औरंगाबाद चला गया था और वहीं फारसी का अध्ययन करता रहा। फिर 7 वर्ष तक उसने अपने पिता के कामों में हाथ बटाया था। जब 1670 ईस्वी में उसके पिता ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था तो भीमसेन ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी और मुगल सेनापति दाऊद खां कुरैशी के यहाँ घोड़े दागने और घोड़े दर्ज करने के पद पर वह नियुक्त हुआ था। कुछ समय बाद भीमसेन ने महाराजा जसवंत सिंह के यहाँ नौकरी की और जब दाऊद खां सलहेर के दुर्ग में मराठों को रोकने गया तो भीमसेन उसके साथ था और मराठा सैनिकों द्वारा कहते हैं वो मार दिया गया होता यदि एक अन्य मराठा सैनिक नूर खां ने उसकी रक्षा नहीं की होती। तो 1672 में दक्षिण के नए वायसराय बहादुर खां ने भीमसेन को पुनः मुशरिफ के पद पर नियुक्त किया था और उस पद पर उसने कई वर्ष तक कार्य किया और बहुत सी धन संपत्ति भी एकत्रित की। 1674 ईस्वी में कहते हैं भीमसेन के पिता की मृत्यु हो गई थी और 1686 में वह अपना सेवा कार्य छोड़कर अपने परिवार के साथ ही रहने लग गया था। लेकिन फिर औरंगजेब के सेनानायक दतिया के बुंदेल सरदार दलपत राव बुंदेला के पास उसने नौकरी की थी। जब जुल्फिकार खान ने 1691 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था तो दलपत राव और भीमसेन दोनों ही उसके साथ थे और कुछ समय बाद दलपत राव और भीमसेन मद्रास भी गए। मनुची ने अपनी पुस्तक नुस्खा ए दिलकुशा में लिखा है कि दलपत राव इलाज के लिए यहाँ आया था किंतु उसका इलाज नहीं हो सका था। 1700 ईस्वी में जब मुगल सेना ने पनहाला दुर्ग को घेरा था तब भीमसेन ने अपना समय काटने के लिए कहते हैं अपने ग्रंथ को उसने लिखना शुरू कर दिया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब उसके पुत्रों का जाजऊ के स्थान पर युद्ध हुआ था तब दलपत राव बुंदेला ने आजम का पक्ष लिया और वह युद्ध में मारा गया और कहते हैं भीमसेन भी इस युद्ध में घायल हो गया था। इसके बाद भीमसेन दतिया में अपने परिवार के साथ आ गया था। भीमसेन की मृत्यु की सही तारीख बताना मुश्किल है। नुस्खा का ऐतिहासिक महत्व की अगर हम बात करें या उसने किन विषयों को अपने इस ग्रंथ में छुआ है तो पता लगता है कि भीमसेन से पूर्व भी औरंगजेब के शासनकाल यानी कि 1658 से 1707 ईस्वी तक का इतिहास लिखा जा चुका था, किंतु संक्षिप्त होने के कारण उसमें पूरी जानकारी प्राप्त हमें नहीं होती है। औरंगजेब के समय में उत्तरी और दक्षिणी भारत में भारी परिवर्तन हुए थे। उन घटनाओं की परिस्थितियों, वास्तविक कारणों, उनके परिणामों को जानने के लिए और तत्कालीन प्रजा और देश की दशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस लेखक की रचना बहुत ही उपयोगी है। भीमसेन बुरहानपुरी मुगल सरकार का वंशानुगत नागरिक अधिकारी था। इसने अपने जीवन का अधिकांश समय दक्षिण में मुगलों के साथ नगरों और छावनियों में बिताया था। कुमारी अंतरीप से लेकर दिल्ली तक भारत के विभिन्न भागों की इसने यात्राएं भी की थी।
सर जदुनाथ सरकार ने भीमसेन को एक महान संस्मरण हिंदू लेखक और उसकी रचना को अपने समय की घटनाओं और ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में अक्सर अद्वितीय और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला माना है। भीमसेन के इतिहास का महत्व उसके सही व्यक्तित्व निरीक्षण और उसके पद के कारण है जिस पर रहकर उसने मुगल सेना में कार्य किया था। शाही सेना में क्लर्क के पद पर कार्य करने के कारण उसकी कई उच्च पदाधिकारियों से मित्रता भी हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे सही राजकीय सूचनाएं प्राप्त होती रही और कई राज्यों के गुप्त भेद भी मालूम हुए। यानी कि ये क्लर्क के पद पर रहना इसके लिए बहुत ही सकारात्मक रहा। एक तो वह मुगल सिंहासन से दूर था और दूसरे उसने अपना इतिहास किसी मुगल बादशाह के अवलोकन के लिए नहीं लिखा था। अतः उसने घटनाओं को छिपाने या तथ्यों को तोड़ मरोड़ के लिखने का प्रयास नहीं किया था। वह मुगल सम्राटों के दरबारी इतिहासकारों की बुराइयों से बहुत ही दूर रहा। वह सत्य को जानता था और उसे प्रकट करने का साहस भी उसमें था। उसने ऐतिहासिक व्यक्ति के चरित्र के सत्य स्वरूप का वर्णन किया है, तो साथ में ही उसके दोषों को भी उसने प्रकट किया है। एक विचारशील हिंदू होने के कारण उसने एक तटस्थ दर्शक की भांति औरंगजेब के शासन को उसने देखा और घटनाओं के सही कारणों और परिणामों का वर्णन किया। भीमसेन ने खिड़की का भी हाल लिखा है। उसका कहना है कि इस नगर का संस्थापक मलिक अंबर है। औरंगजेब ने इसका नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया। शाहजहां की बीमारी के बाद जो घटनाएं घटी, विशेषतः दक्षिण में उनसे संबंधित दिया गया वृत्तांत अत्यंत ही विश्वसनीय है। इसके अतिरिक्त उसने दरबारी इतिहासकारों की कमी को पूरा करते हुए तत्कालीन खाद्य वस्तुओं की कीमतें, सड़कों की स्थिति, उच्च वर्ग के लोगों का सामाजिक जीवन, जनता के मनोरंजन के साधन आदि का भी उसने वर्णन किया है। कहते हैं कि 17वीं सदी के दक्षिण के इतिहास को जानने के लिए यह एक अमूल्य साधन है। इसकी अगर पुस्तक की बात करें तो इसने अलंकारी भाषा का इसमें प्रयोग किया है। भीमसेन ने अपनी पुस्तक में अपने विषय में भी लिखा है। उसमें उसने क्या क्या शामिल किया है? उसमें अपने स्वामी के प्रति भक्ति थी और अपने रिश्तेदारों के प्रति असीम स्नेह। भीमसेन अपने बारे में ये बात लिखता है। वह हिंदू था, इसलिए उसकी हिंदू धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा थी। उसने अपनी पुस्तक में अलंकारी भाषा का और व्यर्थ के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। घटनाओं को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से लिखा है। लेखक ने कुछ घटनाओं की तिथियां सही नहीं दी है, किंतु शिवाजी का वर्णन और उनके संगठन संबंधी प्रतिभा की काफ़ी प्रशंसा की गई है। इस प्रकार से सरकार ने भीमसेन की पुस्तक को साखी मुस्तैद खां, जिसकी पुस्तक का नाम मासिर ए आलमगीर है, से भी अच्छा बताया है। मुस्तैद खां बहादुर शाह के वजीर इनायतुल्लाह खां का मुंशी था और इसने 1657 से 1707 ईस्वी तक का इतिहास लिखा है। इस तरह से भीमसेन की नुस्खा ए दिलकुशा दक्षिण भारत के इतिहास को जानने के लिए एक अद्भुत और विश्वसनीय स्रोत है। धन्यवाद।